हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4। इससे पहले ऑलरेडी इसके और पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और सारे का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा चुका है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा CACP यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर आप बात करते हैं कृषि CACP की तो सबसे पहले कृषि मूल आयोग का गठन हुआ था 1965 में, और वही जो था वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता था, कृषि मूल आयोग। लेकिन फिर 1985 में यही कृषि मूल आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल आयोग यानी CACP कर दिया गया है। तो अब जो इसका नया नाम है वो CACP है और यही न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। देखिए, अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर कृषि मंत्रालय की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा अभी जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। और अगर नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग से याद रखिएगा, नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत है वो 1970 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1970। एक चीज याद रखिएगा कि भारत में ऑपरेशन फ्लड का जो जनक है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, वर्तमान समय में भारत जो है वो विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन भी करता है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा कौन करता है तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग बैट मॉडल पर आधारित है। तो भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। भारत जो है वो जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। सबसे पहला देश जो है वो जीएसटी लागू किया था वो लागू किया था फ्रांस, और कब लागू किया था 1954 में। एक चीज यहां से और याद रखिएगा कि भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लगाया गया है, और जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल जो है वो 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। देखिए, M1, M2, M3, M4 ये सब जो है वो मुद्रा का रूप है, जिसमें M1 जो है वो मुद्रा की तरलता सबसे अधिक होती है और निवेश में इसकी भूमिका नहीं के बराबर होती है, और इसी के कारण M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए M1। यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है वो ध्यान रखिएगा। M1 मुद्रा जो है वो पूर्ति का संकुचित तथा सबसे महत्वपूर्ण मापक है। M1 जो है वो सबसे तरल और M1 जो है वो सबसे तरल और M4 जो है वो सबसे कम तरल होता है, और M3 जो होता है वो मुद्रा पूर्ति का व्यापक मापक होता है। नेक्स्ट है हमारा, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो सेट जो है वो थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत के जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये तीनों जो है वो भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। भारत जो है वो अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 18 मई 1974 को किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18 मई 1974 को। और कहां से? राजस्थान के पोखरण से किया था। यह जो था वो 12 किलो टन क्षमता था और इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ से एक 21 सितंबर से याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च से और भी कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेज है जो आप लोगों को याद रखना है। जैसे 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी हो गया, इंद्रावती हो गया, ये सब कहाँ स्थित है? ये सब छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन संकट पात्र जनजातियां यानी इंडेंजर्ड स्पेसीज के उदाहरण नहीं है? तो इंडेंजर्ड स्पेसीज के उदाहरण नहीं है कौन? डोडो पक्षी, क्योंकि कस्तूरी मृग है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है और बाघ भी है, ये सब क्या है? इंडेंजर्ड स्पेसीज के उदाहरण है। लेकिन डोडो पक्षी नहीं है, क्योंकि डोडो पक्षी जो है वो ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है। जैसे आप लोग डायनासोर है वो विलुप्त जातियों के उदाहरण में आता है, उसी तरह से डोडो पक्षी भी जो है वो ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है, तो ये विलुप्त जातियों के श्रेणियों में आएगा। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है वो नैरोबी केनिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो स्थापना है वो 1972 में किया गया था। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क से याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। वहीं अगर जेनेवा की बात करते हैं तो जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का हेडक्वार्टर है। और वियना से याद रखिएगा, वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो थे वो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? देखिए 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, 23वें हुए पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर। यहाँ 22वें पूछ रहा है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इनका एक प्रतीक चिन्ह भी याद रखिएगा, इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो शंख था। नेक्स्ट है हमारा कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था, इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो इसका प्रमाण जो है वो दीपवंश और महावंश दोनों से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी दीपवंश और महावंश दोनों। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार जो अशोक था वो 24,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु जो था वो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो ये देखिए, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दरबार में 9 रत्न रहते थे और यही 9 रत्न में से ये 2 थे, धन्वंतरी और कालिदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से एक चीज याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही बौद्ध यात्री फाहियान जो था वो भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करते हैं तो ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। नेक्स्ट हमारा कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहकर पुकारा था? तो यह किसने पुकारा था? ये खफी खां ने पुकारा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खफी खां। बहादुर शाह को की अगर बात करते हैं तो बहादुर शाह प्रथम जो था वो 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना था और इसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति भी अपनाई थी। एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा बहादुर शाह से कि बहादुर शाह का पूर्व नाम जो था वो मुअज्जम था और यह उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जो थे वो बहादुर शाह का साथ दिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा के युद्ध की अगर बात करते हैं तो चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चौसा का जो युद्ध था हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है और इसी युद्ध को जीतने के बाद शेर खां जो था वो शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो था वो दिग्दर्शन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था, तो उदंड मार्तंड जो था वो हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। नेक्स्ट हमारा रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो रेले कमीशन का जो गठन है वो लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। एक चीज जो भारत में रेले कमीशन का स्थापना था वो 1902 में किया गया था। यह शिक्षा संबंधित विकास के लिए किया गया था। एक चीज़ याद होगा आप लोगों को कि अगर लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो 1899 से लेकर 1905 था। इसने 1899 में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा भी घोषित कर देता है। इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है।
फिर इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण होता है। और एक तो आप लोगों को याद ही होगा कि इसी के शासनकाल में 1905 का बंगाल विभाजन होता है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक हैं सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से याद रखिएगा, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। नेक्स्ट है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने स्वीकार किया गया था? तो यह किया गया था 35%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35%। देखिए हुआ था क्या कि एक प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी और यह जो फिर एक अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल होता है कब? 1918 में। और यह हड़ताल जो था यही प्लेग बोनस विवाद को लेकर था। और इस हड़ताल में गांधी जी जो थे वो अनशन पर बैठ जाते हैं और उनको फिर 35% बोनस देना पड़ता है। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो थे वो पहली बार भूख हड़ताल यही अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किया था। और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है वो किया गया था 1872 में। और किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मोहन बोस के द्वारा। वहीं अगर द्वारिकानाथ टैगोर की बात करते हैं तो द्वारिकानाथ टैगोर से याद रखिएगा लैंड होल्डर सोसाइटी। दादा भाई नौरोजी की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो है वो गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? ये देखिए कहीं कहीं कंफ्यूजन है, कोई बुक में आपको 50वां भी मिल जाएगा और कोई बुक में 51वां भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ कब था? ये हुआ था 1937 में और ये फैजपुर बंगाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि किस संधि के द्वारा तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? देखिए तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो 1790 से लेकर 1792 तक चलता है। और फिर 1792 में अगर बात करते हैं तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और उसके द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यहाँ पूछ रहा किस संधि के तहत? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। देखिए अगर एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से लेकर 69 तक, जो कि मद्रास की संधि से खत्म हुआ। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो 1780 से लेकर 1784 तक मैंगलोर की संधि से खत्म हुआ। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ। और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। नेक्स्ट हमारा कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि अकबर जो था वो 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है, लेकिन फिर 1679 में औरंगजेब आता है और इसको पुनः लागू कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1679। एक चीज़ यहाँ से एक और जजिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? देखिए इलाहाबाद में अगर 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो नेतृत्व जो है वो लियाकत अली के द्वारा किया गया था और इसका जो दमन करता था वो कर्नल नील था। वहीं अगर हम बात करते हैं खान बहादुर खां की, तो खान बहादुर खां बरेली के नेतृत्व करता थे और बरेली में दमन करता जो था वो हडसन था। मौलवी अहमद उल्ला की बात करते हैं तो ये फैजाबाद में थे और यहाँ जो दमन करता था उसका नाम था कर्नल नील। वहीं अगर हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो पॉम्स्टन था। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। और इसके बाद महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि, जमानालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन जो है वो 1971 में स्पेन में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1971, जिसमें जो पाकिस्तान था वो स्पेन को 1-0 से हराकर जीत हासिल किया था। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव
ट्रिगबेली का संबंध किस देश से है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में, और अभी जो इसके तत्कालीन अध्यक्ष हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। लेकिन ये पूछ रहा प्रथम महासचिव ट्रिगबेली का जो संबंध है वो किस देश से था? तो नॉर्वे से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे से। अभी संयुक्त राष्ट्र में टोटल मेंबर कंट्री है 193, और 193वां देश जो है वो है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो इनका संबंध जो था वो भरतनाट्यम से था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से और भी कुछ अन्य इंपॉर्टेंट कलाकार के नाम याद रखिएगा, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, एस.के. सरोज, ये सब जो थे वो भरतनाट्यम से संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। एक साइड व्यक्ति दिया हुआ है, दूसरे साइड समाधि स्थल दिया हुआ है। तो अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं तो राजघाट बिल्कुल सुमेलित है, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल सुमेलित है, मोरारजी देसाई अभय घाट सुमेलित है, शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि चैत्रा भूमि जो है वो B.आर. अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम है। शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम है कर्म भूमि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो मंगलयान का प्रक्षेपण जो था वो 2013 में हुआ था, और PSLV XL C-25 के द्वारा इसरो के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो उष्णकटिबंधीय जो होता है वो अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का यही अर्थ है कि वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कारण सौर ऊर्जा का विपासन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपासन होना। सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? देखिए, गैर परंपरागत यहाँ ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वही है जिसका आप बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होगा यहाँ पे कौन? परमाणु ऊर्जा। बाद बाकी सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट हमारा, देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? यहाँ बात कर रहा है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो भूटान के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है और म्यांमार के साथ लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान, चीन और म्यांमार। वहीं एक चीज और याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ही भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो ये है केरल में, जिसका नाम है कोचीन शिपयार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। और कोचीन शिपयार्ड जो था वो 1965 में जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, छिबरो वन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो छिबरो वन बिजली परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? घाघरा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाघरा नदी। नेक्स्ट हमारा, कपास के उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो विश्व में कौन सा है? तो कपास के उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो दूसरा है, पहले स्थान पर है चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। और यही पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है कपास का करता है, तब आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट हमारा, भारत में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1962 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1962। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो था सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा, सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, रोहतांग दर्रा हो गया, सिपकीला दर्रा हो गया, बारालाचला दर्रा हो गया, ये सब जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो नेपाल हिमालय के विस्तार की अगर आप बात करते हैं तो ये काली से तीस्ता नदी के बीच है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली से तीस्ता नदी के बीच। जो आप लोग सुने होंगे अन्नपूर्णा, गोसाईधाम, धौलागिरी, ये सब जो पर्वत श्रेणियां हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? देखिए, यह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इसके बिना जो संविधान है वो अर्थविहीन है, मतलब कि यह संविधान की आत्मा और हृदय दोनों है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है। देखिए, पंचायत के चुनाव से जो सभी संबंधित जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य विधानमंडल को होता है। इसीलिए पंचायतों के चुनाव का निर्णय जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार। नेक्स्ट हमारा आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन की अगर बात करते हैं तो ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। आप लोग पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। पहला है संघ सूची, जिसमें मूलतः 97 विषय हैं लेकिन अभी 100 विषय है। दूसरा है राज्य सूची, जिसमें मूलतः 66 विषय हैं लेकिन अभी 61 विषय है। और तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें मूलतः 47 विषय है लेकिन अभी 52 विषय है। नेक्स्ट हमारा अशोक मेहता कमेटी, जिसने पंचायती राज की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण किया था, ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी। देखिए, अशोक मेहता जो कमेटी था वो कब था, पहले ये डेट याद रखिएगा, 1977, और इसने 2 स्तरीय मतलब 2 स्टेज लेवल व्यवस्था की संस्तुति की थी। लेकिन अगर अभी तत्काल में देखा जाए तो अभी जो भारत में पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है। ये जो था 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा लागू किया गया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट हमारा भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका से और भी याद रखिएगा, जैसे मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल, ये सब जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं रूस की, तो रूस से याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य जो है वो रसिया से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस से याद रखिएगा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र शब्द जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन से याद रखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये सब जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबद्ध किया गया है। तो यह किया गया है 5वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में कहा गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। वहीं 6ठी अनुसूची की बात करते हैं तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं तीसरी की, तो तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। और अगर चौथी की बात करते हैं तो चौथे में राज्य और केंद्र शासित राज्य की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। देखिए, लोकसभा की अगर बात करते हैं तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित किया गया है। और बाद बाकी जो 530 है, ये 530 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से होता है। लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा से याद रखिएगा यह संसद का निम्न सदन होता है। और लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में वर्णित है। नेक्स्ट हमारा बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद जो है वो 1976 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। भाग 2 नागरिकता बिल्कुल सुमेलित है। भाग 3 मौलिक कर्तव्य, अच्छा यहाँ पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। तो भाग 2 नागरिकता सुमेलित है। भाग 3 मौलिक कर्तव्य ये गलत है, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार का विवरण किया गया है, न कि मौलिक कर्तव्य का। मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान के भाग 4 के क में है और मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व सही है और भाग 15 निर्वाचन ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने अनिवार्य हैं। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 85 का 1, और अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार लोकसभा के जो एक सत्र है उसकी आगामी बैठक और अंतिम बैठक के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाना जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है। पहले तो यही याद रखिए कि रीट जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत।
और यही संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है वो होता है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है। नेक्स्ट हमारा संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसको हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। वहीं 44वां संविधान संशोधन 1978 से और भी बहुत सारे चीज हुए थे जो आप लोगों को याद रखना है। लोकसभा विधानसभा को पुनः 5 वर्षों के लिए कर दिया गया था। राष्ट्रपति एक बार कैबिनेट के पास पूर्ण विचार के लिए कोई भी चीज भेज सकता था। राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था, और आर्टिकल 20-21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है हमारा एरिभर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो एरिभर सूत्र पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं गीता मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीता मेहता। यह जो पुस्तक है ये कहानियाँ और एक भौगोलिक संदर्भ और भारतीय समाज के भीतर जो विविधता है उसके विषय में वर्तमान और अतीत दोनों से जुड़े हुए तथ्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसको दिया गया है कब? 1977 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1977। नोबेल प्राइज की अगर बात करते हैं तो नोबेल प्राइज की जो स्थापना है वो स्वीडन के एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1901 में किया गया था। वहीं अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो गठन है वो 1961 में, और इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा ENIAC था। तो ENIC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यह एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत किया है? तो यह राजस्थान सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य के युवाओं को खेल में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। यह योजना जो है वो ब्लॉक और जिलों स्तर पर लागू किया जाएगा। वहीं राजस्थान से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। नेक्स्ट हमारा कि BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी को 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? तो यह रणजी ट्रॉफी का किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी से एक चीज़ याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन है वो पहली बार 1934-35 में किया गया था। वहीं अगर BCCI की बात करते हैं तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो 1928 में, हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में, और अभी तत्कालीन इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोटबंदी अभियान की शुरुआत की है? तो वोटबंदी अभियान की शुरुआत जो है वो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल सरकार के द्वारा। केरल से एक चीज़ और याद रखिएगा, केरल जो था वो नमथ बसई कार्यक्रम, वन स्कूल वन IAS योजना भी यह शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय मुक्केबाज को IABA यानी द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी कॉम। नेक्स्ट हमारा कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर जो है वो पहले स्थान पर है? देखिए पहले तो ये ईज ऑफ लिविंग जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, और इस इंडेक्स में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शिमला जो है वो पहले स्थान पर है और भुवनेश्वर जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी किया है? डेजर्ट फ्लैग जो है वो इसमें यह एक अगर देखा जाए तो भारतीय जो वायुसेना है वो भी इसमें पहली बार भाग लिया था इस डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय अभ्यास में, जिसका आयोजन जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में किया गया है। वहाँ एक अल दाफरा एयरबेस है, वहीं पे किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है हमारा कि रॉबर्ट एर्विन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। सबसे पहले तो यही लाइन याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ईयर ऑफ द 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? तो रॉबर्ट एर्विन ने जीता है। तो उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? उनकी तस्वीर का जो शीर्षक था वो था बुश फायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुश फायर।
नेक्स्ट है हमारा कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन कृष्ण बोहरा। और उनको यह सम्मान उनकी एक पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, उसी पुस्तक के लिए यह बिहारी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि चर्चित पुस्तक बहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, अल्फ्रेडो कोबिली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया, इनका संबंध क्या था। तुर्लापति कुटुंबा राव जो थे वो एक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तमिल पत्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल पत्रकार। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी के टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है। तो यह क्या है, कर्नाटक सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक से और याद रखिएगा, कर्नाटक जो है वो जन सेवक योजना, नेक्कर सम्मान योजना और आर्थिक स्पंदन योजना भी शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा कि दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है। दावोस संवाद 2021 का जो आयोजन है वो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1971 में और हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा ये आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार करें। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4% रही है, बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटा जो है वो 3.5% रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका विषय जो था वो जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा है, ये गलत है, क्योंकि जो आर्थिक समीक्षा 2020-21 का जो विषय था वो था जीवन और आजीविका की सुरक्षा एवं भी आकार सुधार। तो याद रखिएगा क्या था विषय, जीवन और आजीविका की सुरक्षा एवं भी आकार सुधार। ऐसे आर्थिक समीक्षा 2020-21 और साथ ही साथ बजट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम कंफर्म है कि इससे 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन दोनों का वीडियो आर्थिक समीक्षा और बजट का अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो कि एसबीआई पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जो जुर्माना लगाया है वो एक बैंकिंग विनियम अधिनियम है 1949, उसके धारा 10 के कुछ प्रावधानों में उल्लंघन हुआ है और इसी के कारण आरबीआई जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो एक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 आई है, उसके अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो नई दिल्ली को घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। लेकिन अगर आपसे पूछते कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, तब शिनजियांग को घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है। तो यह क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार की और भी कुछ अन्य योजनाएं याद रखिएगा, जैसे शिव भोजन थाली योजना, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिशन जीरो। नेक्स्ट हमारा कि महिलाओं के सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है। तो यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो जो भी महिलाएं जो सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करती हैं वो किसी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप जो है वो उसके द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार की आंध्र प्रदेश की अगर आप बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है वो है अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पहला चीज़ तो ये याद रखिएगा कि यह 8 मार्च को मनाया जाता है और इस बार जो इसका थीम था 2021 में वह था वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है। तो यह मध्य प्रदेश में भोपाल में जो नज़दीक एक भीम बेटिका है जो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो यूनेस्को संरक्षित क्षेत्र भी है, वहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन, दाल, हीरा, तांबा ये सब के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है। यहाँ पूछ रहा प्राप्तकर्ता देश कौन है।
तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश जो है वो चाइना है और दूसरे नंबर पे अमेरिका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट है हमारा कि पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्म श्री देने की घोषणा की है। देखिए टोटल पद्म अगर पूछेगा तो 119 लोगों को मिला है, ठीक है, जिसमें 7 लोगों को क्या मिला है, पद्म विभूषण, 10 लोगों को मिला है पद्म भूषण और 102 लोगों को मिला है पद्मश्री, ठीक है, टोटल 119 लोगों को मिला है। यहाँ आपसे पूछ रहा है पद्मश्री, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 102। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड स्लीपिंग डे जो है वो 19 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 मार्च। और इस दिवस मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को नींद तथा सेहत के प्रति जागरूक करना, और साथ ही साथ इस वर्ष का थीम भी याद रखिएगा। इस वर्ष का जो थीम है वो है रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि के तारतम्य की अगर आप बात करते हैं तो ध्वनि का जो तारतम्य है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। देखिए तारतम्य की अगर बात करते हैं तो ध्वनि का एक ऐसा गुण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं वो तारतम्य कहलाता है। और ध्वनि की जो तारतम्य है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर ध्वनि की आवृत्ति जो है वो अधिक हो जाएगी तो तारतम्य यानी कि जो पिच होता है वो अधिक हो जाएगा और ध्वनि पतली हो जाएगी। वहीं अगर आवृत्ति कम हो जाती है तो तारतम्य कम होगा और ध्वनि जो है वो मोटी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जो है वो जिम्मेदार है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर गति करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा कि पृथ्वी के पोल पर जी का मान जो होता है वो मैक्सिमम होता है, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर जी का मान मिनिमम होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाएगा और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाएगा तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे कि द्रव्यमान जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, भार में परिवर्तन हो सकता है, द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर कितना होना चाहिए। तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसके अनुसार आवासीय क्षेत्रों में रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शोर की जो अधिकतम सीमा है वो 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 डेसिबल। एक चीज़ और याद रखिएगा, मनुष्य की जो अधिकतम श्रव्यता सीमा है वो 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है। देखिए तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम किसका होगा, गामा किरणें का होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, गामा किरणें। और गामा किरणें का जो वेदन क्षमता है वो सर्वाधिक होगा। गामा किरणें की अगर बात करते हैं तो गामा किरणें के खोजकर्ता का नाम है पॉल बिलॉट, और गामा किरणें का अगर नामकरण पूछ दे तो गामा किरणें का नामकरण जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा यानी पैरेलल में, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो टोटल रेसिस्टेंस निकालने का लिए होता है वो 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों जगह R की वैल्यू क्या है, 66 ओम है। तो 1/6 प्लस में 1/6 और प्लस में 1/6 कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। 3/6 तो इसको आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि आवर्त श्रेणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आवर्त सारणी की अगर बात करते हैं तो आवर्त की संख्या तो होती है 7, वर्ग की संख्या होती है 9, और ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। नेक्स्ट है हमारा कि शराब का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है। देखिए शराब का पीएच मान जो होता है वो 2.8 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.8। वहीं अगर पीएच मान की बात करते हैं तो किसी विलयन की जो अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है, और सोरेनसेन ने 1909 में पीएच स्केल दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि किसे राइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो यह मैग्नीशियम का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट हमारा कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में।
तो 20 है तो कितना होगा 2 8 8 और 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 8 8 2। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा जो है वो ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो ठोस स्नेहक है ग्रेफाइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। नेक्स्ट हमारा निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? ज्वलन ताप क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब किसी पदार्थ को जलाने के लिए कितना जो न्यूनतम ताप जरूरी है, मतलब कितना कम से कम ताप पर वो जलना शुरू कर देगा, वही उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, तो पेट्रोल का जो है वो ज्वलन ताप सबसे कम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? गाजर जड़ का उदाहरण है, मूली भी है। आलू की अगर बात करते हैं तो नहीं है, क्योंकि आलू जो है वो भूमिगत तना का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलू। नेक्स्ट है हमारा कि टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? टिक्का रोग की अगर अब आप बात करते हैं तो टिक्का रोग जो है वो मूंगफली के फसलों में यह बीमारी होती है और इस बीमारी में पौधे की जो पत्तियां हैं उस पर धब्बे बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। नेक्स्ट है हमारा कि जीवाणु कोशिका में सुर्ण कणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में सुर्ण कणिका की कणिकाओं की संख्या की अगर बात करिएगा तो शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक की अगर बात आई है तो प्रोकैरियोटिक से कुछ चीज़ें याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक की अगर आप बात करते हैं तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, केंद्रिका, ये सब जो है वो अनुपस्थित रहता है, मतलब प्रेजेंट नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है और प्रोकैरियोटिक के कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इंसुलिन की अगर बात करते हैं तो इंसुलिन सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन और स्रावन दोनों जो है वो अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? तो सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कौन है? अस्टेपिच है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अरु अस्थि। अरु अस्थि का मतलब होता है वही फीमर। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन एक प्रकार के रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण की अगर बात कीजिएगा तो वो है केराटिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और यह प्रोटीन जो है वो बाल, नाखून, सींग ये सब में पाया जाता है। इसके आगे मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ्स के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो PDF में दे दिया गया है, वो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।